बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे मॉर्फीम के बारे में। हम सीखेंगे कि मॉर्फीम जो है वो क्या है, मॉर्फीम की इकसाम क्या है, और उसको हम मुख्तलिफ जो एक्सरसाइज हैं उनकी मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो मॉर्फीम है ये स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है लैंग्वेज के अंदर, कि ज़ुबान के अंदर जो छोटे से छोटा बामानी कोई भी यूनिट है उसे हम मॉर्फीम कहते हैं। मिसाल के तौर पे कैट, या फिर मैं एक और लफ्ज लिखने लगा हूं वुमनली, जो वुमनली लफ्ज है उसके अंदर जो एल वाई है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। और हम कह सकते हैं कि जो मॉर्फीम है एक ऐसा शॉर्टेस्ट सेगमेंट है लैंग्वेज का जो 3 बेसिक क्राइटेरिया जो है उसको मीट करता हो। पहला क्राइटेरिया कौन सा है कि या तो ये कोई लफ्ज होगा या फिर ये किसी लफ्ज का हिस्सा होगा कि जो मानी दे। जैसे मैंने आपको कहा है ये कैट है, ये एक मॉर्फीम है, एक ऐसा लफ्ज है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। और ये वुमनली, ये एक लफ्ज का हिस्सा है। जो एल वाई है इसके अंदर जो एल वाई है ये पूरे लफ्ज वुमनली का हिस्सा है। इसी तरह जो वुमेन है ये भी एक मॉर्फीम है। अब दूसरा क्राइटेरिया ये है कि इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मीनिंगफुल सेगमेंट्स, कि अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो जो सेगमेंट्स बनेंगे वो मीनिंगफुल नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे ये जो कैट है अगर इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, इसी तरह एल वाई को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, वेमन को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, तो जो नए लफ्ज बनेंगे वो मीनिंगफुल नहीं होंगे। उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया ये है इट हैज रिलेटिवली द सेम स्टेबल मीनिंग। अब ये कोई भी वर्बल इन्वायरमेंट हो, डिफरेंट वर्बल इन्वायरमेंट के अंदर ये तकरीबन एक जैसे मीनिंग जो है वो देगा। जैसे कैट है, ये तो आप कहें कि आगे हम जाके एग्जाम पढ़ेंगे तो और वाज़िया हो जाएगा कि कुछ जो मॉर्फीम हैं वो फ्री होते हैं, कुछ बाउंड मॉर्फीम होते हैं। जैसे ये एल वाई है, अब हम किसी भी लफ्ज के आखिर पे अगर एल वाई का इजाफा करेंगे तो जैसे वुमनली का मतलब ये है कि औरत जैसा, लाइक अ वुमन, तो ये लाइक के मीनिंग्स ही देगा, तो इसके जो मीनिंग है वो स्टेबल रहेंगे। तो अब हम पढ़ चुके हैं कि जो मॉर्फीम है ये किसी भी लैंग्वेज के अंदर स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है और ये इन 3 क्राइटेरिया को मीट करता है। हम पढ़ रहे थे मॉर्फीम और मैं बता रहा था कि मॉर्फीम जो है वो उसकी हम 2 इकसाम कर सकते हैं, एक फ्री और फिर बाउंड मॉर्फीम। अब जो फ्री मॉर्फीम्स हैं वो हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, दैट कैन स्टैंड अलोन टू फंक्शन एज वर्ड, कि ये अगर हम फिक्रे से उन्हें निकाल भी लें तो अपना पूरा मीनिंग देते हैं। इनका जो मानी है वो बरकरार रहता है, वो बेमानी नहीं होते। या आप ये कह सकते हैं कि वो मुहताज नहीं होते कि उनको किसी और लफ्ज़ के साथ या किसी और मॉर्फीम के साथ जोड़ेंगे तो ही वो अपना मीनिंग देंगे। मिसाल के तौर पे कैट, अब आप देखें कि जो कैट है ये अकेला भी अपने पूरे मीनिंग्स दे रहा है। इसी तरह स्लो, अब अगर ये वाला जो स्लो है इसके साथ अगर ये लफ्ज मैं लिख देता स्लोली, एल वाई का इजाफा करता, तो जो एल वाई है वो अकेला स्टैंड अलोन नहीं करता, लेकिन जो स्लो है वो स्टैंड अलोन कर रहा है। इसी तरह लफ्ज अंडर, तो ये वो लफ्ज हैं जो स्टैंड अलोन करते हैं अलहदा, वो अलहदा भी पूरा फंक्शन अदा करते हैं, उनके मीनिंग्स बरकरार रखते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे वेमनली के अंदर लफ्ज वेमन, अब जो एल वाई है अगर इसको हम अकेला रखें तो ये फंक्शन नहीं करता बतौर वर्ड के, ये फिर मीनिंग नहीं देता, ये मीनिंगलेस हो जाता है।
लेकिन जो वुमेन है अगर हम अकेला भी करें तो ये अकेला स्टैंड अलोन करता है और ये फंक्शन करता है बतौर एक वर्ड के। अब हम आ जाते हैं जो फ्री मॉर्फिम है, इनको हम फ्री मॉर्फिम कहते हैं, जो स्टैंड अलोन करते हैं और फंक्शन करते हैं बतौर वर्ड के, अकेले भी अपने पूरे जो मानी है वो देते हैं। इनको हम डिवाइड कर सकते हैं मजीद दो इकसाम के अंदर। एक हम इनको कह सकते हैं नंबर 1 कंटेंट वर्ड और दूसरे हम इनको कह सकते हैं फंक्शन वर्ड। अब जो कंटेंट वर्ड है इसके मीनिंग से ही जाहिर है कि ये जो कंटेंट वर्ड है ये कैरी करता है मोस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ ए सेंटेंस। कि ये कंटेंट से मतलब ही ये है कि ये मीनिंग्स देंगे सेंटेंस को, उसका कंटेंट जो है ये कैरी करेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे ये लफ्ज़ हैं, कैट है, फ्रॉग है, राइट है, अगर हम किसी भी जगह पे इन्हें लिखेंगे तो जो भी सेंटेंस होगा, जो भी वर्ड होगा, अगर हम दो मॉर्फिम मिलाते हैं तो ये ज़्यादा जो है वो कंटेंट इन्हीं से, जो मीनिंग्स है वो इन्हीं से अदा होंगे। और जो फंक्शन वर्ड हैं ये लिटिल मीनिंग्स रखते होते हैं लेकिन ये कोई ना कोई ग्रामेटिकल रोल जो है वो प्ले करते हैं। ग्रामेटिकल ये कोई ग्रामेटिकल रोल जो है वो अदा करेंगे, जैसे दिस, जैसे दैट, जैसे एन, जैसे दी। ठीक है, ये सेंटेंस के अंदर उसका कंटेंट नहीं कैरी करेंगे बल्कि ये फंक्शन अदा करेंगे, कोई ना कोई भी जो वो फंक्शन अदा करेंगे। तो अब हम कह सकते हैं जो फ्री मॉर्फीम हैं वो स्टैंड अलोन करते हैं और फंक्शन करते हैं एज ए वर्ड्स के, यानी कि अकेले अपने मीनिंग्स दे सकते हैं। इनके एग्जाम्पल मैंने बता दी है, कैट, स्लो, अंडर और वेमनली के अंदर लफ्ज़ वेमन है। और इनको हम डिवाइड कर सकते हैं कंटेंट वर्ड में। कंटेंट वर्ड जो हैं वो मोस्ट ऑफ द कंटेंट कैरी करते हैं सेंटेंस के अंदर, और जो फंक्शन वर्ड हैं ये ग्रामेटिकल फंक्शन प्ले करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। बाउंड मॉर्फिम जो है, अब हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि बाउंड मॉर्फिम क्या है। पहले हमने फ्री मॉर्फिम पढ़ा, तो बाउंड मॉर्फिम जो है मॉर्फिम दैट कैन ओनली बी अटैच्ड टू अनदर पार्ट ऑफ अ वर्ड। मतलब इसका क्या है कि दीज कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अकेले मीनिंग्स नहीं देते, ये तनहा जो हैं वो ऐसे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते जैसे हम जो फ्री मॉर्फिम थे यूज़ करते थे। जैसे हमने उनकी एग्जांपल में पढ़ा था स्लो, हम अकेला इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर। इसी तरह हमने पढ़ा था कैट, कैट हम अकेला सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ही मैंने एक आपको एग्जांपल दी थी कि जो ly है वेमनली के अंदर, ये वाला, ये बाउंड मॉर्फिम है, इसको हम अकेला नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम इसको जब भी इस्तेमाल करेंगे इसके साथ कोई और मॉर्फिम साथ लगाएंगे तो ये फिर अपने जो मीनिंग्स है वो देगा। अब मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हैं, जैसे प्री जो है वो आप इससे बना सकते हैं, इसके साथ में कोई और मॉर्फिम लगाता हूं और इसको जो है वो मीनिंगफुल जो है वो बनाता हूं, जैसे प्रीटेस्ट, इसी तरह ये डिस से डिसेंट। अब ये लफ्ज बन रहे हैं। अब ये प्री जो है ये बाउंड मॉर्फिम है, ये डिस जो है ये बाउंड मॉर्फिम है। इसी तरह ये जो आर ई है ये मैं फर्ज करें लगा लेता हूं रिसीव के अंदर, ये रिसीव के अंदर, तो ये रिसीव के अंदर आर ई जो है ये बाउंड मॉर्फिम है, री। इसी तरह डिस जो है डिसेंट के अंदर ये बाउंड मॉर्फिम है। ये प्री जो है प्रीटेस्ट के अंदर ये बाउंड मॉर्फिम है। लेकिन जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ये जो वेमन है ये फ्री मॉर्फिम है, लेकिन इसके अंदर जो ly है
ये बाउंड मॉर्फीम है। ये जो था मॉर्फीम की हमने टाइप्स बताई थी कि वो फ्री हैं या बाउंड हैं, ये उनकी पोजीशन के लिहाज से है, उनके स्टैंड अलाउन करने के लिहाज से है। अब हम मीनिंग के लिहाज से देखेंगे कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर मौजूद हैं या किसी लफ्ज़ के अंदर मौजूद हैं तो कौन सा मॉर्फीम जो है वो ज़्यादा मीनिंग देता है। उस बुनियाद पे हम इसे मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक हम इसकी जो क्लासिफिकेशन है फर्दर वो बनाएंगे। एक दो टाइप्स मैंने बोली हैं। एक जो है हम इसको कह सकते हैं रूट्स, इसको हम बेसिस भी कहते हैं, बेस भी कहते हैं। और दूसरी टाइप जो है इसकी वो है अफिक्सेस। अब रूट्स और अफिक्सेस के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये जो दो टाइप्स है मॉर्फीम की, ये कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं और ये लफ्ज़ के अंदर या सेंटेंस के अंदर मीनिंग्स कैसे देती हैं और इनकी रूट्स की क्या इकसाम हैं और जो अफिक्सेस हैं उनकी आगे क्या इकसाम हैं, ये हम अब आगे पढ़ते हैं। मॉर्फीम जो है उसकी दो जो क्लासिफिकेशन थी, पहली मैंने आपको कहा था कि रूट्स और फिर अफिक्सेस। अब जो रूट्स हैं इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। ए रूट आल्सो नोन एज बेस। जो रूट है उसको हम ग्रामर के अंदर बेस भी कहते हैं। इन अ वर्ड दैट गिव्स द वर्ड इट्स प्रिंसिपल मीनिंग। उसके जो बुनियादी मानी है वो रूट अदा करेगा। अगर कोई भी मॉर्फीम किसी लफ्ज़ के अंदर प्रिंसिपल मीनिंग दे रहा है तो वो क्या है, वो रूट है, वो असल में बेस है उस वर्ड के अंदर। हम जो रूट्स है इनको हम फर्दर एनालाइज नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी फर्दर एनालाइज्ड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अब किसी लफ्ज़ के अंदर जैसे मैंने बोला था कि वेमनली के अंदर जो वेमन है वो असल में रूट है। अब जो वेमन है उसको हम फर्दर एनालाइज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। इसी तरह दे फॉर्म द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। वो वर्ड्स के जो बुनियादी मानी हैं वो रूट्स ही देगा। अब हम आते हैं कि जो रूट है, हमने मॉर्फीम की रूट्स और अफिक्सेस से पहले भी दो टाइप्स पढ़ी थी। वो थी या तो वो फ्री होंगी या फिर वो क्या है, बाउंड होंगी। फ्री मैंने बताया था कि जो अपने मीनिंग्स जो हैं अकेले अदा कर सकें, वो स्टैंड अलाउन कर सकें एज ए फंक्शन ऑफ वर्ड। और जो बाउंड थी वो किसी और मॉर्फीम के साथ मिलके ही अपने सही मानी अदा करेंगी। अकेले जो है ना उनके मानी हम नहीं ले सकते कि वो क्या हैं। अब जो फ्री रूट्स हैं, रूट्स मैंने क्या बताया है, जो प्रिंसिपल मीनिंग दें किसी वर्ड को वो रूट हैं। अब रूट्स भी दो तरह की हैं, फ्री रूट्स और बाउंड रूट्स। जो फ्री रूट्स हैं कैन स्टैंड अलोन टू फंक्शन एज वर्ड्स। फॉर एग्जांपल रिकोलेक्ट के अंदर जो कोलेक्ट है, अब कोलेक्ट जो है ये अपने मीनिंग देगा। इसी तरह अनईजी के अंदर जो लफ्ज ईजी है ये स्टैंड अलोन करते हैं फंक्शन ऑफ ए वर्ड के तौर पे। ये कोई ना कोई अपने मीनिंग्स देंगे, ये वर्ड के तौर पे ठहरेंगे। ये क्या है, ये फ्री रूट्स हैं। अब जो बाउंड रूट्स हैं ये कैन नॉट स्टैंड अलोन। जब इनको हम लफ्ज से दूसरा जो उसके साथ मॉर्फीम जुड़ा होगा उससे हटाएंगे तो ये कोई मीनिंग्स नहीं देंगे। मिसाल के तौर पे रिसीव के अंदर जो लफ्ज सीव है, रिसीव जो हम कहते हैं कबूल करना, उसके अंदर जो लफ्ज सीव है। इसी तरह रिड्यूस के अंदर जो लफ्ज ड्यूस है। इसी तरह डिसग्रेंटल के अंदर ये वाला जो लफ्ज ग्रेंटल है। इसी तरह ये जो कॉन्सेंट के अंदर सेंट है। इसी तरह डिसेंट के अंदर ये जो सेंट है। ये वाले जो लफ्ज हैं ये जब अलहदा होंगे तो अपने कोई मीनिंग्स नहीं देंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मीनिंग्स क्यों नहीं देते। ये एक वक्त था कि ये किसी और जुबान के अंदर इनके मुकम्मल मीनिंग थे। जैसे ये लैटिन से लिए गए हैं, सीव, सेंट। अब ये जो सेंट है ये इसका सेंडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जेहन में रखिएगा। जो अंग्रेजी का सेंट है ये वो वाला सेंट नहीं है, इसका सेंडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सेंटायर लफ्ज था, सेंटायर लैटिन, उसका मतलब था टू फील।
अब अंग्रेजी में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, ये लैटिन में इस्तेमाल होता है। तो ये जो टू फील था, सेंटायर, डिसेंट के अंदर ये जो सेंट है, अब ये हमारी अंग्रेजी जुबान के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होते। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो बाउंड रूट्स हैं, जो बेसिक मीनिंग्स तो दे रहे हैं, रूट्स का मतलब ही वो है कि जो प्रिंसिपल मीनिंग दे रहा है, जो बेसिक मीनिंग दे रहा है, बेसिक मीनिंग देने के बावजूद जब उसको हम अलहदा करते हैं तो फिर उसका कोई मानी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो किसी और जुबान के लफ्ज हैं और अंग्रेजी के अंदर अब वो इस्तेमाल नहीं होते, मतरूक हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो जब हम अलहदा कर लेते हैं तो वो कोई मानी नहीं देते। मैंने एग्जाम्पल आपको दे दी। जो अफिक्सेस हैं, अब हम उसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि जो एन अफिक्स इज अ बाउंड मॉर्फिम। पहली बात तो ये है कि जो अफिक्सेस हैं वो हमेशा बाउंड होते हैं, ये वो बाउंड मॉर्फिम है, वो फ्री मॉर्फिम नहीं होते। और फिर दैट अकर्स बिफोर और आफ्टर अ बेस, ये हमेशा चूंकि बाउंड मॉर्फिम है, ये किसी और मॉर्फिम के साथ मिलके आएंगे और जिस मॉर्फिम के साथ ये मिलके आएंगे वो हमेशा बेस है, जिसने प्रिंसिपल मीनिंग देने हैं उस वर्ड को। अब बेस के साथ या तो आखिर पे आफ्टर या पहले बिफोर, उससे पहले कोई ना कोई लफ्ज आएगा, कोई ना कोई मॉर्फिम आएगी जो उस बेस के साथ मिलके एक नया जो है वो मीनिंग्स देगी, उसको हम अफिक्स कहते हैं। अब जो प्रीफिक्स, जो अफिक्स पहले आती है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, जो बेस से पहले आएगी, और जो अफिक्स बेस के बाद आएगी उसे हम सुफिक्स कहते हैं। उर्दू के अंदर हम जो प्रीफिक्स है उसे हम साबका कहते हैं, और जो सुफिक्स है उर्दू के अंदर हम उसे लाहका कहते हैं। अब प्रीफिक्स जो आमतौर पे शुरू में आती हैं उनके अंदर प्री, जैसे प्री हिस्टोरिक के अंदर प्री हिस्टोरिक के अंदर ये लफ्ज जो प्री है। अब हिस्टोरिक जो है ये वाला, ये हिस्टोरिक बेस है, और जो प्री है ये प्रीफिक्स है, जो ऐसी अफिक्स जो किसी भी बेस से पहले है। हिस्टोरिक जो है वो बेस है और जो प्री है वो क्या है, वो प्रीफिक्स है। इसी तरह ये जो अन है, अन से हम कोई लफ्ज बना लेते हैं, जैसे अनहेल्दी। अब अनहेल्दी के अंदर ये जो हेल्दी है ये बेस है, लेकिन जो अन है लफ्ज, जैसे यहां पे मैंने बताया था, ये जो अन है ये प्रीफिक्स है। इसी तरह ये वाला जो लफ्ज है ये आर ई, ये रिसीव। अब रिसीव के अंदर ये वाली जो सीव है ये बेस है, लेकिन ये वाला जो आर ई है ये क्या है, ये प्रीफिक्स है, क्योंकि ये बेस से पहले आ रही। हम यही तो पढ़ रहे हैं ना कि अफिक्स जो है ये ऐसी बाउंड मॉर्फिम है जो किसी भी बेस से पहले आती है, तो ये आ रही जो है वो पहले आ रही। अब हम जाते हैं सुफिक्स की तरफ। सुफिक्स जो है ये ऐसी बेस है, ऐसी बाउंड मॉर्फिम है, सॉरी बेस नहीं है, बाउंड मॉर्फिम है। ये ऐसी बाउंड मॉर्फिम है जो किसी भी बेस के बाद आती है, ये बेस के बाद आती है। अब एल वाई जो है, अब मैं लिखता हूं जैसे विमेनली, अब ये वाला जो लफ्ज विमेन है ये बेस है, लेकिन ये जो एल वाई है ये क्या है, हमारा लाहका है, यानी ये हमारा सुफिक्स है। ऐसा अफिक्स जो बेस के बाद में है, ये बाद में आ रहा है। अभी ये ई आर है, अब मैं ई आर से बना सकता हूं जैसे गार्डनर। अब गार्डनर जो है, गार्डन हम कहते हैं बाग को, और गार्डनर हम कहते हैं बाग के रखवाली करने वाले यानी माली को। तो ये ई आर जो है यहां पे, ये बेस गार्डन है
और उसके आखिर पे ER आ रहा है, ये सुफिक्स है। इसी तरह ये वाला लफ्ज जो है, इसको अगर मैं किसी लफ्ज में इस्तेमाल करूं तो ये है काइंडनेस, जैसे कि काइंडनेस। अब ये काइंड जो है ये बेस है और उसके आखिर पे ये जो बाद में आ रहा है NESS, ये जो NESS आ रहा है ये क्या है, ये सुफिक्स है। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूं, हमने पहले रूट्स के बारे में पढ़ा था। रूट्स के बाद जो दूसरी किस्म थी वो अफिक्स है। अफिक्सेस ऐसी बाउंड मॉर्फीम्स होती हैं जो किसी भी बेस के बाद में आती हैं या पहले आती हैं, ठीक है। जो पहले आती हैं उन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं और जो बाद में आती हैं उसे हम सुफिक्स कहते हैं। उर्दू में हम प्रीफिक्स को साबका कहते हैं और उर्दू में सुफिक्स को हम लाहिका कहते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल्स के साथ आपको बता दिया है कि अंग्रेजी के वो अल्फाज जिनकी बेस के पहले प्री हिस्टोरिक में, हेल्दी में अन और रसीब में आरी, ये क्या है, प्रीफिक्स हैं। इधर वेमनली के अंदर LY और गार्डनर के अंदर ER और काइंडनेस के अंदर नेस, ये बाद में आ रहे हैं, तो ये हमारे सुफिक्स हैं। हम अफिक्सेस के बारे में पढ़ रहे थे और अफिक्सेस की आगे दो मज़ीद टाइप हैं। एक है डेरिवेशनल अफिक्सेस और दूसरी है इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस। लेकिन उनमें जाने से पहले हमने जो पिछली चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे हमने रूट पढ़ा है कि रूट्स क्या हैं यानी बेस, और उसके बाद हमने अफिक्सेस जो हैं उसकी 2 टाइप्स यानी 2 अक़साम पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी प्रीफिक्स और दूसरी हमने पढ़ी थी सुफिक्स। अब उनको हम 2 एग्ज़ाम्पल जो हैं उनसे पहले समझने की कोशिश करते हैं याद दहानी के लिए, और फिर हम अफिक्सेस जो हैं उनकी 2 जो टाइप हैं उनकी तरफ जाएंगे। मैंने एक लफ्ज़ लिखा है नॉन पेरिशेबल। जो पेरिशेबल है वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे फल हैं, सब्जियां हैं, जैसे टमाटर है, सेब है, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद। इनकी एक ख़ास ज़िंदगी है, किसी की 3 दिन है, किसी की 5 दिन है, किसी के 1 हफ्ता है, उसको हम कहते हैं पेरिशेबल। और जो नॉन है ये इसके अंदर नेगेटिव मीनिंग दे रहा है उसके, और ये नॉन पेरिशेबल वो चीज़ें जो जल्दी ख़राब ना हों। लेकिन हमारा मकसद इसके अंदर, मैंने इनको 3 रंगों में लिखा है, नॉन को अलग से, पेरिश और एबल को अलग अलग रंगों में लिखा है। तो अब हम देखते हैं ये जो नॉन है ये एग्जाम्पल है किसकी, प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स मॉर्फीम है जो प्रीसीड करती है किसी भी बेस को, ठीक है, प्रीसीड करती है किसी भी बेस को। प्रीफिक्स किसे कहते हैं, जो बेस से पहले आती है। अब जो पेरिश है इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए बेस, ये बेस की एग्जाम्पल है। अब आप देखें इस लफ्ज के अंदर, पूरे लफ्ज के अंदर 3 जो मॉर्फीम लगाए गए हैं, ये टोटल 3 मॉर्फीम से मिलकर बना लफ्ज है। यानी नंबर 1, ये वाला नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, ये 3 मॉर्फीम से मिलकर बना लफ्ज है। लेकिन जो बुनियादी मानी है वो कौन सा मॉर्फीम दे रहा है, वो पेरिश जो है वो दे रहा है। पेरिशेबल वो चीज़ें जो जल्दी ख़राब हो जाए। अब नॉन पेरिशेबल, लेकिन जो बुनियादी है, जो प्रिंसिपल मीनिंग है, वो कौन सा मॉर्फीम दे रहा है, वो पेरिश दे रहा है। तो हमने ये पढ़ा था कि रूट्स हम किसे कहते हैं, रूट हम उसे कहते हैं जो प्रिंसिपल मीनिंग देता है, जो बेसिक मीनिंग देता है। तो जो पेरिश है ये बेस है, या रूट भी आप कह सकते हैं, हम जो पहले पढ़ के आए हैं, दोनों लफ्ज ही हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, रूट। अब अगर ये बेस है तो बेस से पहले नॉन आ रहा है। अब नॉन पेरिश से पहले आएगा तो ये प्रीफिक्स है जो बिफोर द बेस हो। और अब एबल है, अब एबल क्या है, ये बेस के बाद आ रहा है, तो ये सुफिक्स है। ये क्या है, ये सुफिक्स है। अब मेरा ख्याल है कि ये वाला जो लफ्ज है नॉन पेरिशेबल, इससे हमें मुकम्मल तौर पे ये समझ आ चुकी है कि ये पेरिश जो है ये रूट है या बेस है, क्योंकि ये इस पूरे लफ्ज को, ये वाली मॉर्फीम प्रिंसिपल मीनिंग दे रही है। अब नॉन जो है ये शुरू में आ रहा है, जो किसी भी बेस के शुरू में मॉर्फीम आए उसको हम
प्रीफिक्स कहते हैं, जो बाद में आए उसे हम सुफिक्स कहते हैं। ये वाला जो लफ्ज है पेरिश, ये किसकी एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है रूट की या बेस की। अब ये वाले जो दो लफ्ज हैं एबल और नॉन, अब ये दोनों वाले जो लफ्ज हैं ये एग्जाम्पल हैं अफिक्सिस की। ये अफिक्स की एग्जाम्पल है। हमने दो चीजें पढ़ी थी ना, एक हमने पढ़ा था रूट, दूसरा हमने पढ़ा था अफिक्सिस। अब जो रूट्स थे वो प्रिंसिपल मीनिंग देते थे और जो अफिक्सिस थे वो दो तरह के थे, प्रीफिक्स और सुफिक्स। अब इसके अंदर मैंने इनको इसलिए रिपीट किया है कि एग्जाम्पल के जरिए आपको जो हमने पिछला पढ़ा है वो याद हो जाए। आपने भी ऐसे कोशिश करनी है कि किताब के अंदर या किसी भी अखबार के अंदर इस तरह के जो लफ्ज हैं उनको आप देखें और उसके ऊपर आप निशान लगाते जाएं, बाल पॉइंट ले लें और कोई भी लफ्ज आपके सामने आता है उसके अंदर आप देखें कि ये लफ्ज कितने मॉर्फीम से मिलके बना है, और वो मॉर्फीम अगर तो बाद में आता है उसके ऊपर लिखते जाएं सुफिक्स, इसके शुरू में लिखते जाएं प्रीफिक्स, और जो दरमियान में लफ्ज आता है उस पर आप लिखें बेस। अगर सिर्फ जैसे अगर हम सिर्फ मैं पेरिशेबल पे आ जाऊं तो अब अगर सिर्फ पेरिशेबल लफ्ज भी तो होता है ना, तो पेरिशेबल के अंदर पेरिश जो है वो सिर्फ बेस और दूसरा जो है वो सुफिक्स। अगर नॉन पेरिशेबल पूरा अगर हम लेंगे तो फिर इसके अंदर ये तीनों आ जाएंगे। अब मेरा ख्याल है कि इस मिसाल से मुकम्मल तौर पे हमें समझ आ चुकी है। अब मैं एक और सेंटेंस मुकम्मल तौर पे लिखूंगा, पूरी लाइन लिखूंगा, उस लाइन के अंदर जितने भी मॉर्फीम इस्तेमाल हुए होंगे हम उनको कोशिश करेंगे कि देखें कौन कौन सा मॉर्फीम इस्तेमाल हुआ है। अब हम मॉर्फीम को और उनकी जो टाइप्स थी रूट्स और अफिक्सिस, उनको समझने के लिए ये मैंने एक जुमला लिखा है और इस सेंटेंस की मदद से हम देखते हैं कि इसमें मॉर्फीम कितने हैं और उनमें रूट्स कौन से हैं और अफिक्सिस कौन से हैं। उसके बाद फिर हम अफिक्सिस की टाइप पे जाते हैं। तो अगर हम इसमें देखते हैं, दी बर्ड लाइक मैन हार्डली टच्ड हिज फूड एट डिनर। अब इसके अंदर ये पहला मॉर्फीम है और ये बर्ड और ये लाइक दूसरा और तीसरा मॉर्फीम है, ये चौथा मॉर्फीम है और ये वाला जो है पांचवा मॉर्फीम है। अब इसके नीचे अब ये देखें कि ये वाला एल वाई ये एक अलग से मॉर्फीम है। अब ये टच्ड पे चले जाएं और इस टच्ड के अंदर जो टच है ये एक अलग मॉर्फीम है, जो ईडी है ये अलग मॉर्फीम है। अब ये वाला जो हिज है ये अलग मॉर्फीम है और ये वाला फूड जो है ये एक और मॉर्फीम है। इसी तरह ये वाला जो एट है ये अलग से मॉर्फीम है और ये डिनर जो है ये एक अलग मॉर्फीम है। अब हम इसको काउंट करते हैं तो ये है 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 11 और 12। इसमें अब टोटल कितने मॉर्फीम हैं? 12। अब अगर हम देखें इन 12 में से जो टोटल मॉर्फीम है सिर्फ एक ये वाला, एक ये वाला, ये अटैच्ड है जिसे हम कहते थे बाउंड मॉर्फीम। जो 10 हैं ये फ्री मॉर्फीम है और जो 2 हैं ये बाउंड मॉर्फीम है। अब अगर हम देखें ये वाला जो टच्ड है, पहले आते हैं हम हार्डली के ऊपर। अब हम हार्डली के अंदर देखते हैं ये वाला जो हार्ड है ये बेस है या रूट भी आप इसे कह सकते हैं। हमने रूट और अफिक्सिस अभी पढ़ के हटे हैं। तो ये बेस है क्योंकि ये प्रिंसिपल मीनिंग दे रहा है और ये वाला जो है ये अब अफिक्स है। अब ये अफिक्स कौन सा है?
हमने ये पढ़ा था कि वो अफिक्स जो बेस के बाद में आता है उस अफिक्स को हम सुफिक्स कहते हैं, जिसे हम उर्दू में लाहिका भी कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह यहां आ जाते हैं, ये वाला जो ईडी है ये भी बेस वर्ड टच के बाद आ रहा है, तो ये क्या है, ये हमारा सुफिक्स है, यानी कि ये भी लाहिका है। ठीक है, अब ये वाला जो THE और ये हिज और ये जो एट, हमने ये पढ़ा था कि जो फंक्शन वर्ड है, हमने दो जो है फ्री मॉर्फिम के अंदर पढ़े थे, कंटेंट वर्ड और फंक्शन वर्ड। अब जो बर्ड, लाइक, हार्ड, मैन, फूड, टच, डिनर, ये सारे क्या हैं, ये कंटेंट वर्ड हैं। कंटेंट वर्ड हम किसे कहते थे, जो किसी भी सेंटेंस के अंदर मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है उसे कैरी करते हैं। और फंक्शन वर्ड हमने क्या कहा था, जो कोई ग्रामेटिकल रोल जो है वो प्ले करते हैं, जैसे एट, हिज, दी, ये वाले। अब हमने रूट्स के बारे में अगर देखें तो रूट्स कौन से होते हैं, रूट्स वो होते हैं जो मॉर्फीम के अंदर जो प्रिंसिपल मीनिंग देते हैं, जैसे हार्डली के अंदर हार्ड, ये मैन, ये फ्री आ रहे हैं, फ्री मॉर्फीम भी होते हैं रूट्स, और हमने पढ़ा था बाउंड रूट्स भी होते हैं। अब ये बाउंड रूट्स हैं, नहीं सॉरी, इसमें बाउंड रूट की कोई एग्जांपल नहीं है, ये सारे हमारे फ्री रूट्स ही हैं, हार्ड भी और ये टच भी, क्योंकि हार्ड और टच ये दोनों जो हैं ये जब अलहदा होते हैं ये स्टैंड अलोन करते हैं, ये मीनिंग देते हैं। मेरा ख्याल है इससे हम समझ चुके हैं कि रूट्स कौन से हैं और फिक्सेस कौन से हैं, और हमें ये भी पता चल चुका है कि इसमें टोटल 12 मॉर्फीम हैं, 10 जो हैं वो फ्री मॉर्फीम हैं, 2 जो है वो बाउंड मॉर्फीम हैं, और जो सफिक्स जो हैं LY और ED, ये जो दोनों हमारे आए थे अफिक्स, ये दोनों सफिक्स हैं। जो अफिक्सेस हैं इसको हम दो और टाइप जो हैं उनमें ब्रोक डाउन कर सकते हैं। इसकी दो और टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं डेरिवेशनल और एक जो है वो है इन्फ्लेक्शनल। ये दो किस्म के अफिक्सेस हैं जो अंग्रेज़ी के अंदर हैं। अब हम सबसे पहले जो पहली किस्म है डेरिवेशनल अफिक्स, इसको हम पढ़ते हैं। वो अफिक्सेस जब हम उसे किसी मॉर्फीम के अंदर ऐड करें तो वो उसके मीनिंग्स को बिल्कुल ही बदल देती है, यानी कि ये क्रिएट करते हैं न्यू वर्ड्स। हमेशा याद रखिए कि जो डेरिवेशनल अफिक्सेस हैं, जब भी हम उसे किसी दूसरे मॉर्फीम के साथ मिलाएंगे, किसी और लफ्ज़ के साथ मिलाएंगे, तो ये उस लफ्ज़ का बिल्कुल ही जो मानी है उसे बदल देंगे और एक नया लफ्ज़ जो है वो क्रिएट कर देंगे। यानी कि ये नए लफ्ज़ क्रिएट करते हैं जो डेरिवेशनल, इनकी जो अफेक्ट है, इनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। दे इन्फ्लुएंस बेस वर्ड, क्योंकि अफिक्सेस आते ही बेस वर्ड के या तो शुरू में हैं जिन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं, या फिर आखिर पे आते हैं जिसे हम सुफिक्स कहते हैं। तो जो बेस वर्ड है उस पे ये इन्फ्लुएंस करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल क्लास, कि उसकी ग्रामर के अंदर कौन सी हैसियत है और उसके लफ्जी जो मीनिंग्स हैं वो कौन से हैं, उन दोनों के ऊपर ये असरअंदाज होते हैं। और रिजल्ट क्या आता है, लार्जर चेंज। यानी कि जब भी ये किसी भी लफ्ज़ के साथ आएंगे तो ये चेंज जो लेके आएंगे ये बड़ी चेंज लेके आएंगे, ये डेरिवेशनल है। और एक और चीज़ याद रखने वाली है कि अंग्रेज़ी के अंदर जितने भी प्रीफिक्स हैं, ऑल दी प्रीफिक्स, जितने भी प्रीफिक्स हैं वो सारे के सारे डेरिवेशनल हैं। अब बाकी बचे सुफिक्स। सुफिक्स जो है वो मे बी डेरिवेशनल, मे बी इन्फ्लेक्शनल, लेकिन हमेशा याद रखिए जब भी हम प्रीफिक्स की बात करेंगे तो आंखें बंद करके आप कह सकते हैं कि ये डेरिवेशनल है, कि जब भी जो शुरू में आने वाले हैं वो हमेशा ही
बड़ी चेंज लेके आएंगे लफ्ज के अंदर। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि जैसे ये देखें, ये क्या है, प्रीफिक्स है, क्योंकि डेरिवेशनल होंगे ही हमेशा प्रीफिक्स, और ये बड़ी चेंज लेके आएंगे। जितने भी प्रीफिक्स होंगे वो सारे क्या करेंगे, बड़ी चेंज लेके आएंगे, नया लफ्ज बनाएंगे। अब ये जो UN है अन, अब एक लफ्ज हमने ये मिसाल पहले पढ़ी थी अनहेल्दी। अब अन और हेल्दी दो मॉर्फीम हैं, ये आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद एक नया लफ्ज बनाएंगे अनहेल्दी। अब आप देखें जो हेल्दी है हम किसे कहते हैं, जो सेहत अफजा हो, जो सेहत देने वाला हो। लेकिन जब अन लफ्ज आया है तो इसका क्या मतलब है, मुजरे सेहत। अब आप देखें कि जो सेहतमंदाना चीज थी, सिर्फ अन के आने से उसके जो मीनिंग्स थे, उसके जो मानी थी, वो बिल्कुल बरक्स हो गए, उसने उलट कर दिए बिल्कुल ही। अब देखें हेल्दी क्या है, जो हमें सेहत के लिए फायदामंद है, और अनहेल्दी क्या है, जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह। अब ये एक नया लफ्ज बना है जो उसका ऑपोजिट है। अब एक और चीज की तरफ आते हैं, ये गार्डन है और ये आखिर पे है ER, ये मिसाल भी हम पहले पढ़ चुके थे, ये गार्डनर। अब ये सुफिक्स है। मैंने आपको क्या कहा था कि जितने भी प्रीफिक्स हैं आंखें बंद करके वो सारे डेरिवेशनल हैं, लेकिन जो सुफिक्स हैं वो डेरिवेशनल भी हो सकते हैं और इन्फ्लेक्शनल भी हो सकते हैं। अब ये ER का इजाफा किया तो एक नया लफ्ज बना गार्डनर। अब जो गार्डन लफ्ज है हम किसे कहते हैं, एक ऐसा जमीन का खित्ता, यहाँ पे फूल उगे हों, यहाँ पे फलदार दरख्त हों, यहाँ सब्जा हो, यानी कि एक खूबसूरत जगह जो है, ये प्लेस है, ये जगह है। लेकिन अगर इसके आखिर पे हमने ER लिखा तो एक ऐसा लफ्ज बना है कि उसने बिल्कुल उसका जेंडर जो था वो चेंज करके रख दिया। उसका आप कहें कि लफ्ज के बिल्कुल ही ग्रामर के अंदर ये गार्डनर जो था ये क्या है, ये प्लेस है, लेकिन जो गार्डनर है ये क्या है, ये एक पर्सन है, ये एक शख्स है। यानी गार्डनर माली को कहते हैं जो इस गार्डन की हिफाजत करते हैं। अब मीनिंग मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुके हैं। तो एक और चीज़ है कि ये वाले जो हमारे डेरिवेशनल अफिक्सेस हैं ये तादाद में इतने ज़्यादा हैं कि इन्फ्लेक्शनल के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा है। यानी कि हम कहेंगे कि जो डेरिवेशनल अफिक्सेस हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, जबकि जो इन्फ्लेक्शनल है आगे हम उसको पढ़ते हैं वो सिर्फ 8 हैं। अब हम जाते हैं इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस की तरफ। जो इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस हैं, अब इनकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस इन्फ्लुएंस द बेस वर्ड्स टू सिग्नल अ चेंज इन क्वांटिटी, पर्सन, जेंडर और टेंस। ये आमतौर पे इनमें तब्दीली लेके आते हैं। उनके जो मीनिंग्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं लेके आते, लार्जर चेंज नहीं लेके आते, नए लफ्ज़ नहीं बनाते, बल्कि क्वांटिटी में जैसे वाहद है तो उसे जमा यानी सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे, जेंडर को चेंज कर देंगे, मुज़क्कर को मुअन्नस में चेंज कर देंगे। ठीक है, इसी तरह टेंस को चेंज कर देंगे, प्रेजेंट को पास्ट कर देंगे, या फिर उसे कंटिन्यूस कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस कर देंगे या पास्ट कंटिन्यूस कर देंगे। तो लेकिन जो बेस वर्ड है उसकी क्लास नहीं चेंज होगी, और ये इसी वजह से हम कहते हैं कि ये मोर प्रिडिक्टेबल है। हमें पता चल जाता है कि अगर हम ये वाला लफ्ज ऐड करेंगे, ये वाला मॉर्फीम ऐड करेंगे तो इसके मीनिंग ये वाले होंगे। ये मोर प्रिडिक्टेबल हैं। दो वजह हैं, एक तो ये बड़ी चेंज नहीं लेके आते, इस वजह से मोर प्रिडिक्टेबल हैं। दूसरे इनकी तादाद बहुत कम है, ये सिर्फ 8 हैं। जो एक्सेप्टेड हैं वो सिर्फ तादाद के अंदर 8 हैं। अब हम उन 8 को देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। जैसे ये S है, ये नाउन प्लूरल है। मिसाल के तौर पे कैट है लफ्ज, तो ये कैट्स। अब ये वाला जो S है ये नाउन प्लूरल है। अब ये कैट नाउन था, इसके आखिर पे लगाया, ये सिंगुलर है, उसको क्या बना दिया, प्लूरल। लेकिन आप ये देखें जो लफ्ज कैट है ये बेस वर्ड है। अब कैट्स, क्या लफ्ज का जो मीनिंग है उसमें तब्दीली नहीं आई। कैट का जो बुनियादी मीनिंग था वो वही रहा है, लेकिन क्या हुआ, उसकी क्वांटिटी में चेंज आ गई है।
पहले एक बिल्ली थी, अब उसने क्या कर दिया, एक से ज्यादा बिल्लियां, 2 3 4 होंगी। अब आते हैं दूसरी तरफ, जो ये मैंने साथ ऑपिस्ट्रॉफ डाला है, ये ऊपर एक साइन डाला है ऑपिस्ट्रॉफ, नाउन पोसेसिव कहते हैं। ये मलकियत को शो करेंगे। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि एक ये बिल्ली जो है किसी अगर लड़के की है तो हम ये कहेंगे बॉयज कैट। यहां मैंने एस लगा दी ये ऑपिस्ट्रॉफ के साथ। अब ये मलकियत शो करेंगे कि बॉय के साथ मैंने क्या लगाया, ऑपिस्ट्रॉफ एस। ये सिर्फ इसकी मलकियत को रहेगा, वो बॉय जो है उसी का ही रहेगा, लेकिन मलकियत को शो करेगा। तो ये दूसरा हमारा इन्फ्लेक्शनल अफिक्स है। अब तीसरे पे आते हैं, तो जो प्रेजेंट टेंस है उसके अंदर ये थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर जो है वहां ये इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ही सीज, अब ये यहां पे एस जो है ये वाला एस है। अब जो थर्ड पर्सन है जब हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं तो उसके आखिर पे हम ये वाला वर्ब के साथ एस लगाते हैं। अगर हम कहते हैं शी ईट्स, प्रेजेंट टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म आनी होती है, लेकिन ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के अंदर जो वर्ब है उसके साथ हम ये वाला एस लगाते हैं। अब हम आते हैं जो बाकी हैं उनकी तरफ। जो चौथा है वो है आईएनजी। ये हम जितने भी हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके अंदर हम आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं, जैसे गोइंग। तो वहाँ पे ये वाला जो है किसी भी काम को जारी रहने का जो है वो मीनिंग्स देता है, मानी देता है। तो इसको हम कहते हैं वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ये अगर वर्ब के तौर पे यूज़ हो तो इसको हम वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और अगर ये नाउन के तौर पे यूज़ हो तो हम इसे जेरेंड कहते हैं। जैसे रीडिंग इज़ अ फन, यहाँ पे जो रीडिंग है अब ये वर्ब नहीं है बल्कि ये क्या है, नाउन है। रीडिंग इज अ फन। तो अब आते हैं इस पे जो ईडी है, जो हमारा पास्ट टेंस है। जब हम किसी भी वर्ब को उसकी पास्ट वाली शक्ल में तब्दील करते हैं तो फिर हम उसके अंदर ईडी लगाते हैं। और भी बहुत से तरीके हैं पास्ट बनाने के, वो आप कहें कि मिसलिनियस हैं, लेकिन जो कॉमन तरीका है वो क्या है, वो ईडी लगाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कोई बनाता हूँ, जैसे वर्क है तो उससे क्या बन जाएगा, वर्कड। इसी तरह अब आते हैं हम ईएन की तरफ। ये हम वर्ब के अंदर अगर हम लास्ट पे ईएन लगा दें तो ये वर्ब की पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल जो है वो फॉर्म बन जाती है। जैसे रिटन, राइट से रिटन, हम एंड पे क्या लगाएंगे, ईएन लगाएंगे। इसी तरह टेक से जो तीसरी फॉर्म है वर्ब पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल की, टेकन, वो बनाएंगे। अब ये वाला जो है 7वें नंबर पे हमारा जो इन्फ्लेक्शनल अफिक्स है वो है ईआर। जब भी हम एडजेक्टिव जो है उनका आपस में कंपैरिजन करते हैं तो जो सेकंड डिग्री है उसके अंदर, जैसे अगर मैं कहूं कि जो फर्स्ट डिग्री है वो है बिग, तो अब अगर हमें सेकंड डिग्री बनाना होगा तो वो क्या बनेगा, बिगर। अब यहां मैंने देखें ईआर लगाया है। अब हम कह सकते हैं जो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव में सेकंड डिग्री है उसको बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। अब आ जाता है हमारे पास ईएसटी। अब ईएसटी जो है ये एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री जो है वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब अगर ये बिग है, ये बिगर है, तो ये हो जाएगा बिगेस्ट। अब यहां मैंने क्या किया है,
EST लगाया है तो ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री बन गई है। यहाँ मैंने एक और काम भी किया है, यहाँ मैंने THE दी का इजाफा किया है। तो सुपरलेटिव डिग्री में याद रखें कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले दी लाजमी आएगा। तो ये हमारे 8 जो हैं ये इनफ्लेक्शनल अफिक्सेस हैं। जो इनफ्लेक्शनल अफिक्सेस है उनको समझने के लिए एक अमेरिकन लिंग्विस्ट थी, उसका नाम था जेन बेरको। इस खातून जो अमेरिकन ज़ुबानदान थी उसने एक टेस्ट मुतारफ़ करवाया और उसका नाम उसने रखा वग टेस्ट, ये वाला उसने नाम रखा। और उसके अंदर उसने क्या किया कि वो ड्राइंग बनाती, जैसे ये बनी है, वो ड्राइंग बनाती और वो ड्राइंग जो थी वो बिल्कुल ही ऐसी बनाती कि जो हकीकी ना होती, ठीक। वो एक सेट बनाती ड्राइंग का और उसका कोई भी ऐसा नाम रख देती जो लुगत के अंदर मौजूद ही नहीं है। हम कह सकते हैं कि वो नॉनसेंस वर्ड जो थी वो यूज़ करती बिल्कुल, और वो बच्चों से इन नॉनसेंस वर्ड्स के ऊपर वो चेक करती आया कि वो इनफ्लेक्शनल अफिक्सेस जो हैं वो उन पे लागू करते हैं ऑटोमेटिकली कि नहीं। और उसका जो सबसे मशहूर टेस्ट है उसका नाम वग टेस्ट है। उसने एक क्रिएचर बनाई बिल्कुल ऐसी, ठीक है। ये थोड़ी सी मैंने रंगों वाली मार्कर से लिखा है, लेकिन उसकी किताब के अंदर ये ब्लैक एंड वाइट है। उसने एक इस तरह ड्राइंग बनाई और ये उसने एक बर्ड बनाया, बर्ड लाइक क्रिएचर, जो आप कहेंगे एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये फर्जी उसने एक परिंदा बनाया और उस परिंदे का नाम उसने खुद से ही रख दिया वग, ये वाला उसने नाम रख दिया। इसी वजह से इस टेस्ट को हम वॉग टेस्ट भी कहते हैं। अब वो क्या करती, बच्चों के सामने इनको समझाने के लिए अब उसने ये बनाया और बनाने के बाद नीचे लिख दिया दिस इज ए वग। अब बच्चे इसको पढ़ लेते कि दिस इज अ वग, मीन कि ये कोई एक वग है, वग अब फर्जी परिंदा है। अब फिर उसने देखें 2 बनाए ऐसे और उनके नीचे बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही। अब उसने लिखा कि नाउ देयर इज वन अनदर वन। अब एक नहीं है वग, बल्कि एक के साथ एक और आ गया है। देयर आर 2 ऑफ देम, अब ये तो 2 हैं। अब फिर यहाँ पे वो खाली जगह छोड़ देती और वो बच्चों से पूछती कि यहाँ पे क्या लफ्ज़ आएगा। और उसके टेस्ट के अंदर बेशुमार बच्चे जो थे वो इसको फौरन जो है इसके आखिर पे एस, जिसे हम कहते हैं नाउन प्लूरल, वो फौरन कहते हैं देयर आर 2 वर्ड्स। देयर आर 2 वर्ड्स, वो फौरन बच्चे जो है उसके आखिर पे ये जो नाउन प्लूरल है उसका यूज करते। नाउन प्लूरल जो है इनफ्लेक्शनल अफिक्स का जो आप कहें कि पहला हमारा जो टाइप है वो है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग उसने एक टेस्ट बनाया और उसने इस तरह की बहुत सी और भी फर्जी क्रिएचर्स बनाई, फर्जी ड्राइंग्स बनाई, लेकिन ये सबसे सिंपल थी और ये बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस थी। तो मैंने आपको इससे इंट्रोड्यूस भी करवाया है जेन बर्को से। ये अब इनकी वफ़ात भी हो चुकी है 2011 के अंदर। तो ये वग टेस्ट है और ये जो फर्जी परिंदा है ये वग है। ये सीखने में हमें मदद देता है जो इनफ्लेक्शनल अफिक्सेस हैं उनको। अब हम इनफ्लेक्शनल अफिक्सेस जो हैं इनकी जो 8 हमने टाइप्स पढ़ी हैं उनको हम इन सेंटेंसेस की मदद से उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने इन सेंटेंसेस के अंदर आप देखें कुछ जो लफ्ज़ हैं उनको मैंने मुख्तलिफ रंगों से लिखा है। तो अब मैं पढ़ता हूँ ऐसे, द बॉय प्लेस विद डॉग। अब मैं इन सब के नीचे निशान लगाता जाऊँगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये कौन सा इनफ्लेक्शनल अफिक्स है। लेकिन चूँकि आप थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, आप गेस लगाएं कि ये कौन सा है। द बॉय प्लेड विद डॉग्स। उसके बाद है द बॉयज डॉग प्लेड विद हिम। उसके बाद है द बॉय इज हैप्पी
व्हेन प्लेइंग विद डॉग। अब हम इसको इस तरह भी पढ़ेंगे और ये वाला हम ख़त्म करके, यानी कि इसको अपना कट कर दें, इस तरह भी पढ़ेंगे। द बॉय इज प्लेइंग विद डॉग। अब द बॉय इज हैप्पियर व्हेन प्लेइंग विद डॉग। द बॉय इज द हैप्पीएस्ट व्हेन प्लेइंग विद डॉग। द बॉय हैज टेकन फोटोज ऑफ हिज डॉग। अब आप देखें, जो हमने पहला इन्फ्लेक्शनल अफिक्स पढ़ा था वो क्या था? वो था नाउन प्लूरल, कि एक अगर हम एक चीज हो तो उसके आखिर पे एस लगा दें। ये वाला जो है ये हमारा नाउन प्लूरल जो है ये उसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद हमने पढ़ा था जो प्रेजेंट टेंस के अंदर, वर्ब के अंदर जो सिंगुलर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है वो है ये, कि जो बॉय है, अब ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का जो वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम उसके साथ क्या करते हैं? एस लगाते हैं। तो अब ये वाला जो एस है ये हमारा वर्ब प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब ये वाला आप देखें ईडी, ये सिंपल पास्ट टेंस है, कि जब भी हम वर्ब के एंड पे ईडी लगा देते हैं तो वो क्या, वो पास्ट टेंस बन जाता है। तो ये ईडी जो है, तीसरा हमारा जो इन्फ्लेक्शनल अफिक्स है वो सिंपल पास्ट टेंस जो है वो ईडी। अब ये वाला जो एस है, अगर हम किसी के एंड पे एपिस्ट्रोफ एस लगा देते थे तो वो क्या है? पोसेसिव नाउन है, नाउन पोसेसिव आप कह सकते हैं। द बॉयज डॉग, लड़के का कुत्ता, ठीक। अब ये वाला जो है हमारा एपिस्ट्रोफ एस, ये है नाउन पोसेसिव। अब हम ये वाला देखते हैं, द बॉय इज प्लेइंग विद डॉग। जब हम इसको खत्म कर देंगे, द बॉय इज प्लेइंग विद डॉग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि प्रेजेंट टेंस पार्टिसिपल। अब ये वाला जो है प्रेजेंट टेंस पार्टिसिपल। अगर आप इसको रहने दे, द बॉय इज हैप्पी व्हेन प्लेइंग विद डॉग, ये भी रहने दे, तो अब ये नाउन के तौर पे यूज होगा। इसके आखिर पे मैंने ना जेरेंड भी लिखा था कि अगर ये वर्ब ना हो, नाउन के तौर पे यूज हो, तो हम इसे जेरेंड बोलते हैं। तो ये जो है हमारा 1 2 3 4 और ये 5वां जो है इन्फ्लेक्शनल अफिक्स है। अब हम आते हैं छठे की तरफ। छठा जो था हमारा द बॉय इज हैप्पियर, ये वाला जो ईआर जब हम लगाते थे तो ये एडजेक्टिव जो है उसकी ये सेकंड डिग्री बन जाती थी, जिसे हम कंपैरेटिव कहते हैं। यानी कि ये ईआर जो है ये एग्जाम्पल है एडजेक्टिव कंपैरेटिव की। अब इधर आ जाते हैं, द बॉय इज द हैप्पीएस्ट। अब ईएसटी यहां पे आ जाएगा, ये एडजेक्टिव की जो ईएसटी है ये सुपरलेटिव फॉर्म है, थर्ड डिग्री या सुपरलेटिव फॉर्म है ईएसटी की। ये हमारा 7वां जो इन्फ्लेक्शनल अफिक्स है। अब अगर हम ईएन लगा देते थे तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पार्टिसिपल, कि जब भी हम ईएन लगा देंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पार्टिसिपल बन जाएगा। अब ये वाले जो सेंटेंस हैं ये हमें क्लियर करते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जो इन्फ्लेक्शनल अफिक्स की टाइप है वो इस्तेमाल करनी है, और जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें कौन सी जो मीनिंग्स हैं वो देता है। अब अगर आप देखें तो जो अंडरलाइंड वर्ड है जितने भी ये वाले, ये अंडरलाइन वर्ड जो है ये हमें बेसिक जो मीनिंग्स हैं यानी बुनियादी मानी जो हैं वो देते हैं, लेकिन जब भी हम इस्तेमाल करते हैं इनके साथ
कोई भी इन्फ्लेक्शनल अफ्लिक्स, जैसे यहाँ पे प्ले के साथ मैंने एस यूज़ किया, यहाँ प्ले के साथ मैंने ईडी यूज़ किया, अब इनके जो बुनियादी मीनिंग थे वो तब्दील नहीं हुए। अगर यहाँ खेलना है तो यहाँ भी खेलना ही है, इनके बुनियादी मीनिंग्स चेंज, जबकि वो जो हमने डेरिवेशनल अफिक्सेस पढ़े थे, जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो वो मुकम्मल तौर पे उनके मानी तब्दील भी कर देते हैं। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि जो इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस हैं वो मानी उनमें थोड़ी सी स्लाइट चेंज इस तरह लेके आते हैं कि वो बताते हैं कि हाउ मच, हाउ मैनी, व्हेन, वेयर, ये इस तरह की चीज़ें बताते हैं। ये उनके मीनिंग जो है वो तब्दील नहीं करते। अब ये यहाँ पे देखेंगे कि ये लफ्ज़ डॉग है बुनियादी, और यहाँ पे मैंने इन्फ्लेक्शनल अफिक्स लगाया है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये जो एस लगाया है इसके मीनिंग तब्दील नहीं हुए। डॉग था डॉग्स, यानी अब ये हाउ मैनी, ये बता रहा है कि ये ज़्यादा डॉग्स हैं, एक से ज़्यादा कुत्ते हैं, ये एक कुत्ता है, लेकिन जो बुनियादी माना है यानी कुत्ता वो वही रहा है। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ भी बॉय है, यहाँ भी बॉय है। अब ये वाला बॉय जो है इसके साथ मैंने ये इन्फ्लेक्शनल अफिक्स लगाया है, तो इसके मीनिंग्स भी तब्दील नहीं हुए। बॉय इज डॉग, लड़के का कुत्ता, ये भी बॉय लड़का, ये भी लड़के का कुत्ता। तो अब ये देखें इनके मीनिंग्स तब्दील नहीं हो रहे, बल्कि यहाँ पे सिर्फ मलकियत को शो कर रही है, ये सिर्फ मलकियत को जाहिर किया है। अब ये देखेंगे यहाँ प्ले था, एस लगाया, प्लेस हुआ, लेकिन मीनिंग्स तब्दील नहीं हुए। प्लेड ईडी लगा दिया, तब भी मीनिंग्स तब्दील नहीं हुए, खेलना ही है। अब यहाँ पे मैंने आईएनजी लगाया। अब ये टेंस हमने यही पढ़ा था ना कि जो इन्फ्लेक्शनल अफिक्स हैं या तो वो क्वांटिटी को चेंज करते हैं, या वो पर्सन को चेंज करते हैं, या वो आप कह सकते हैं कि जो भी टाइप्स है उसे चेंज कर देते हैं, या टेंस को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टेंस चेंज हुआ है, यहाँ पे प्लेस था, प्लेड, यहाँ टेंस चेंज हुआ है, यहाँ भी खेलना ही है लेकिन ये जारी है, तो प्लेइंग, यहीं भी टेंस चेंज हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं हैप्पियर, यहाँ पे हैप्पी है, इस हैप्पी का मतलब क्या है, खुश। अब यहाँ पे ER लगाने से इन्फ्लेक्शनल अफिक्स हमने लगाया, ER लगाया, लेकिन हैप्पी का मतलब जो है बेसिक यहाँ पे जो मानी है वो तब्दील नहीं हुआ। हैप्पियर का मतलब क्या है, ज्यादा, यानी कि ये इसने क्वांटिटी बढ़ा दी है। अब इसी को हम नीचे आ जाते हैं, हैप्पीएस्ट, मैंने हैप्पी के एंड पे इसको, वो थोड़े से कवानीन भी हैं कि वाई अगर हमने आखिर पे आ जाए तो उसको ख़त्म करके IEST लगाते हैं। तो EST जब हम लगाएंगे तो हैप्पीएस्ट उससे भी ज़्यादा खुश, यानी सबसे खुश। तो अब क्या है कि हैप्पी के जो बुनियादी मानी हैं हैप्पीएस्ट के अंदर मौजूद हैं, खुश के मानी खुशी रहे। अब यहाँ पे आ जाते हैं EN, टेकन। अब टेक फोटो लेना, और टेकन उसका मतलब भी क्या है, फोटो ले चुका है, सिर्फ टेंस चेंज हुआ है, टेक से टेकन, ये टेंस चेंज हुआ है। तो अब हमने इन मिसालों से देख लिया है कि जब भी हम इन्फ्लेक्शनल अफिक्स का यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ क्या करता है, या तो टेंस चेंज करता है या उसकी क्वांटिटी को चेंज करता है। एक डॉग है तो यहाँ से ज़्यादा डॉग हो गए, ठीक है, या उसकी मलकियत को शो करता है, या फिर यहाँ भी टेंस को चेंज किया है, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ भी क्वांटिटी, यहाँ पे जो है यहाँ भी टेंस चेंज हुआ है। तो ये इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस की सारी एग्जाम्पल हैं।